वेंसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेंसडे का बेस्ट फ्रेंड यानी कि यूजीन के ऊपर भी अटैक हुआ था। अब तक भी वेंसडे के पास में सारे प्रूफ नहीं आए थे और ना ही वो इस गुत्थी को सुलझा पा रही थी कि आखिर मॉन्स्टर कौन है। इन सारी कड़ियों को एक साथ लाने के लिए इस एपिसोड के अंदर और भी कई सारी कड़ियां ऐड कर दी गई है। इसी के चलते हुए हमें एडम्स फैमिली से एक बार फिर से मिलवाया जाता है, यानी कि मोर्टिशिया, गोमेज, पक्सली और इस फैमिली का एक और खास मेंबर है जो कि हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेंसडे अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेके दिखाई देती है, वही रिपोर्ट जो कि उसे शुरुआत के अंदर टाइलर ने दी थी। ये वेंसडे के फादर के यानी कि गोमेज के क्रिमिनल रिपोर्ट थी। सीन यहाँ पे पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रेवेंस नाइट बॉलरूम डांस 1990। पास्ट के अंदर गोमेज के हाथ में तलवार थी और ऊपर से एक आदमी नीचे गिर गया था। नीचे वहाँ प्रिंसिपल वीम्स खड़ी थी जो कि उस समय पे एक स्टूडेंट ही थी, जो कि एक नीचे गिरती हुई बॉडी को देख के जोर से चिल्लाती है और ऊपर देखने पे उसे गोमेज दिखाई देता है। गोमेज अरेस्ट हो जाता है और मोर्टिशिया बस उसे दूर से देखती ही रहती है। इसी के चलते हुए गोमेज के ऊपर केस फाइल होता है। हालांकि गोमेज को जेल से निकाल भी दिया जाता है। ये वीक पेरेंट्स वीक था, इसी कारण नेवरमोर के अंदर हर आउटकास्ट बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आए थे। एडम्स फैमिली यहाँ एंट्री लेती है। गोमेज को असल के अंदर ये सारी चीजें एक साथ में याद आती जाती है। मोर्टिशिया भी यहाँ पे आते ही अपने पुराने दिनों को याद करती है, लेकिन इन दोनों का रोमांस किसी भी समय कम नहीं होता। प्रिंसिपल वीम्स अपने टीचर्स के साथ में सारे बच्चों को अनाउंस करती है कि ये एक पेरेंट्स वीक है, जहाँ पे हर साल की तरह आपके पेरेंट्स आएंगे, आपसे मिलेंगे, ताकि आपको अपने पेरेंट्स की ज्यादा याद ना आए और आप सारे बच्चों की रिपोर्ट्स भी आपके पेरेंट्स को दी जाएगी। वेंसडे और इनेट दोनों ही अपनी अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहती थी। वेंसडे की अपनी माँ से नहीं बनती थी और इनेट की भी अपनी माँ से नहीं बनती थी, और तभी यहाँ पे एडम्स फैमिली एंट्री करती है। इसी कारण ना चाहते हुए भी वेंसडे को अपनी फैमिली के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे गोमेज, मोर्टिशिया, पक्सली तीनों ही वेंसडे से आके मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे आखिर दिन यहाँ पे कैसे चल रहे हैं। तब वेंसडे आते ही कहती है कि यहाँ पे आते ही मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरा किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, किसी मॉन्स्टर ने मुझे मारने की कोशिश करी, लोग मेरे ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तब गोमेज एकदम से हंसते हुए कहता है कि हमें नेवरमोर से यही तो उम्मीद थी। इसी के साथ इनीट के भी पेरेंट्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इनीट की माँ हर समय इनीट से चाहती थी कि क्या वो अब तक वेयरवुल्फ बनी है या नहीं बनी है, लेकिन इनीट का कहना था कि नहीं, वो अब तक वेयरवुल्फ नहीं बनी है। ऊपर से हर एक पेरेंट्स को जेवियर और बियंका देखते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स हर साल की तरह इस साल भी नहीं आए थे। लेकिन इस बार बियंका गलत थी, क्योंकि इस बार बियंका से मिलने के लिए उसकी मॉम यहाँ पे आई थी। यहाँ पे बियंका का काफी शॉकिंग रिएक्शन था। वेंसडे की रिपोर्ट के लिए एडम्स फैमिली प्रिंसिपल वीम्स के साथ बैठी थी। अब जैसे कि प्रिंसिपल वीम्स और मोर्टिशिया क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसी के कारण इनके बीच में बातचीत होती रहती है। ये वेंसडे के बारे में भी बात करते हैं और साथ ही में अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं। वे वेंसडे का कोई अप्रिसिएशन नहीं करती है। वो कहती है कि वेंसडे को अभी भी सबके बीच में घुलने मिलने में काफी टाइम लग रहा है। वो रोज उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई ना कोई इंसिडेंट होने वाला होता है। अभी भी उसके थेरेपी सेशंस चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इसका एक सेशन आप सभी लोग मिलकर अटेंड करें। इसी के साथ सीन यहाँ पे शेरिफ पे शिफ्ट होता है, जहाँ शेरिफ के पास में एक कॉल आता है और कॉल से साफ पता चल रहा था कि ये जरूर डीएनए रिपोर्ट के लिए ही कॉल था। उसी समय यहाँ पे टाइलर आ जाता है, जो कि अपने फादर से बात करता है, लेकिन शेरिफ यहाँ पे टाइलर को हर समय वेंसडे से दूर रहने के लिए ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वेंसडे से काफी कम बात करनी है। एडम्स फैमिली डॉक्टर किम्बोर्ड के पास पहुंच चुकी थी। डॉक्टर किम्बोर्ड कहना शुरू करती है कि उसे बहुत ही अच्छा लगा कि आज पूरी एडम्स फैमिली एक साथ में है। हालांकि वेंसडे के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातें बताती रहती है और कई बार तो वो अपने सेशंस भी अटेंड करती है। सेशन अटेंड करने से पहले वो सभी से पूछना चाहती है कि वेंसडे से दूर रह के वो सभी कैसा फील कर रहे हैं। गोमेज कुछ बोलने वाला था, तभी यहाँ पे वेंसडे खड़ी हो जाती है और गोमेज के क्राइम रिपोर्ट के बारे में पूछती है कि आखिर गेरियड गेट्स कौन था और उसके साथ में क्या हुआ था। गोमेज यहाँ पे वेंसडे को समझाता है कि ये बातें बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन वेंसडे ये बात नहीं मानती और इस चीज की डिटेल मांगने लगती है। तभी मोर्टिशिया को गुस्सा आ जाता है और वो वेंसडे के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ये बातें जानने का कोई हक नहीं है, ये बातें कब की बंद हो गई है, इनका सॉल्यूशन निकल गया है, तो आज तुम इन बातों को कैसे निकाल सकती हो। वेंसडे कह के चली जाती है कि अगर आप लोग मुझे सच्चाई नहीं भी बताएंगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। बाहर आने के बाद में भी वेंसडे का मोर्टिशिया से झगड़ा चलता ही रहता है। इसी के साथ सीन एक कॉफी शॉप में शिफ्ट होता है, जहाँ पे बियंका की मॉम बियंका से बात करने के लिए आई होती है। यहाँ पे काफी सारी चीजें रिवील होती है कि कैसे ये फैमिली एक सायरन फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे बियंका की माँ इतनी अमीर इसलिए है क्योंकि आज तक उसने अपने गानों से, अपनी बातों से कई अमीर लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। सारे लोग बियंका की माँ को कई सारे पैसे और प्रॉपर्टीज दे जाते हैं। इसी के कारण बियंका की माँ अब तक भी अमीर है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में बियंका की माँ का जादू कम होता जा रहा है। इसी के कारण वो बियंका को अपने साथ लेके बीच सेशन में से ही जाना चाहती थी। बियंका को ये स्कूल पसंद थी और उसे अपनी माँ के साथ रहना, लोगों को झूठे बहकावे में
में बहकाना पसंद नहीं था। इसी के कारण बियंका अपनी माँ को मना कर देती है और कहती है कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट मुझे ये सेशन तो कहीं भी नहीं जाना। सीन यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ यूजीन एडमिट था। यूजीन की तबीयत अभी तक भी खराब थी। प्रिंसिपल वीम्स ने सारे बच्चों में कहा था कि यूजीन की तबीयत अब जल्द ही ठीक होने वाली है, लेकिन असल में यूजीन कोमा में था और इन सब का जिम्मेदार वेंसडे खुद को बताती है कि काश अगर वेंसडे उस समय बॉलरूम में होने की बजाय यूजीन के साथ जंगल में होती तो आज यूजीन हॉस्पिटल में नहीं होता। यूजीन का ध्यान रखने के लिए हर समय थिंग को यही रखा गया था। और इसी टाइम यहाँ पे यूजीन की दोनों मॉम्स आ जाती है जो कि बताती है कि तुम यूजीन की बेस्ट फ्रेंड हो, वो हर समय तुम्हारे ही बारे में बात करता था। वेंसडे सिचुएशन को नहीं झेल पाती और वहाँ से बाहर निकल जाती है। इस समय सीन शेरिफ पे शिफ्ट होता है जो कि लैब के अंदर पहुंचा था। ये वही लैब था जिसके अंदर एक बार डॉक्टर शेरिफ को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पे असिस्टेंट शेरिफ को डॉक्टर के बारे में बताती है कि वो काफी अच्छा डॉक्टर था, हमेशा सबसे अच्छा बिहेव करता था, तो फिर उसने कैसे खुद का मर्डर कर लिया। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को एक मर्डर नोट भी मिलता है जिसके अंदर पता चलता है कि कैसे उसे एक केस की बहुत बड़ी गिल्ट है। उसने गैरियट गेट्स के यानी कि आज से 20-30 साल पहले वाले केस की एक गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी। इस गिल्ट के कारण वो खुद को मारना चाहता है। शेरिफ की हमेशा से ही एडम्स फैमिली से नहीं बना करती थी क्योंकि आज से 30 साल पहले भी वो गोमेज को सजा दिलाना चाहता था, लेकिन गोमेज कैसे तैसे बाहर निकल गया। लेकिन डॉक्टर के मर्डर के बाद और सुसाइड नोट के बाद वो गोमेज को अरेस्ट करने वाला था। वेंसडे अपनी माँ मोर्टिशिया का पीछा कर रही थी और वो मोर्टिशिया को ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हुए देखती है। मोर्टिशिया गैरेट गेट्स की कब्र के ऊपर फ्लावर रखती है और ये बात तो वेंसडे को बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर उसकी मॉम ग्रेवयार्ड के अंदर आके गैरेट गेट्स की कब्र के पास क्यों गई है। स्कूल में आने के बाद में सभी लोग एक साथ में यहाँ लंच कर रहे थे। एनिड भी अपने पेरेंट्स से परेशान थी, बार बार वही वेयरवुल्फ बनने की बात को लेकर। और तभी एकदम से शेरिफ अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ आता है और कहता है कि गोमेज एडम को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि एक डॉक्टर की मर्डर रिपोर्ट के अंदर एक सुसाइड नोट मिला है कि उन्होंने गैरेट गेट्स की एक गलत रिपोर्ट बनाई थी। इसी कारण से गोमेज को अरेस्ट किया जा रहा है। मोर्टिशिया उस समय किसी को नहीं रोक पाती और गोमेज को सीधा जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उसे मिलने के लिए वेंसडे पहुँचती है और पूछती है कि आप सही से सारी चीज बताइए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तब यहाँ पे गोमेज पहले तो झूठ बोलता है कि तुम्हें ये बात जानकर कुछ नहीं पता चलेगा और तुम जान के भी आखिर क्या करोगी। लेकिन वेंसडे की जोर जबरदस्ती करने के बाद गोमेज बोलना शुरू करता है कि आज से काफी साल पहले मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मोर्टिशिया से मेरे अलावा कोई और भी प्यार करता था और वो था गैरेट गेट्स। रेवेंस नाइट वाले दिन ही गैरेट गेट्स हमें देख लेता है, मानो कि उस दिन उस पे कोई भूत सवार था। वो बुरी तरीके से मेरे पीछे भागने लगता है। हम दोनों ही उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो पागलों की तरह मेरे ऊपर वार कर रहा था। आखिर के अंदर वो मुझे मारने ही वाला था और जैसे ही मैंने उसे बचने के लिए तलवार उठाई तो वो सीधा भागता हुआ आया। ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, गेट्स वहीं पे ही मारा गया। लेकिन वेंसडे को ये सारी बातें झूठी लग रही थी क्योंकि गोमेज ने अपनी लाइफ में जब जब भी झूठ बोला है तब तब उसके एक्सप्रेशंस हमेशा से ही चेंज हुआ करते थे। और वेंसडे यहीं पे ही ये बात पकड़ के वहाँ से बाहर चली जाती है और कहती है कि आप अभी भी सच्चाई बता सकते हैं। शेरिफ के पास जाके वेंसडे झगड़ा करती है कि मेरे फादर कैसे भी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है, इस बात के लिए मैं गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन शेरिफ इस बार वेंसडे के ऊपर ही भड़क जाता है कि जैसा तुम बोलोगी वैसा ही यहाँ पे नहीं चलेगा। आज से 30 साल पहले ही तुम्हारे फादर पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन आज जाके वो पकड़े गए हैं और अगर इस बार भी तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर लेकर आओ। और रही बात तुम्हारे डीएनए मैच की, तो वो डीएनए भी मैच नहीं किया है, यानी कि तुम्हारे पास अब कोई एविडेंस नहीं है। सीन यहाँ पे इनिट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे बार बार वेयरवुल्फ बनने के बारे में कहती है, साथ ही साथ एक बुकलेट भी लेकर आती है और इनिट को उस समर कैंप को ज्वाइन करने के लिए कहती है। लेकिन इनिट यहाँ पे भड़क जाती है और कहती है कि मुझे जब भी वेयरवुल्फ बनना होगा मैं तब बन जाऊंगी, आपके समर कैंप में भेजने से मैं वेयरवुल्फ नहीं बनूंगी। दूसरी तरफ पक्सली भी बहुत उदास था क्योंकि यहाँ आने के बाद उसके फादर को गलत इल्जाम के कारण जेल में डाल दिया गया था। वेंसडे पक्सली के पास आके बैठती है और पक्सली का कहना था कि तुम ही अब कुछ कर सकती हो, हमें हमारे फादर वापस चाहिए जिन्होंने मर्डर किया भी नहीं है। तब वेंसडे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमारे फादर को बाहर निकाल लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है। हमें यहाँ पे मोर्टिशिया दिखाई जाती है जो कि नेवरमोर एकेडमी की उसी लाइब्रेरी में पहुंचती है जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी। मोर्टिशिया भी नाइट शेड्स का ही एक हिस्सा थी और उसी टाइम यहाँ वेंसडे भी पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर आप यहाँ पे कैसे आई हैं और आपका इस स्कूल से क्या लेना देना है। मोर्टिशिया वेंसडे को बताती है कि कैसे एडम्स फैमिली के एंसेस्टर्स ने ही इस स्कूल को बनाया था। इस स्कूल को बनाने वाली एंसेस्टर का नाम गुडी एडम था। तब वेंसडे एकदम से कनेक्ट करती है कि गुडी एडम को तो वो पहले से ही जानती है और उसी के ही बार बार में विजन्स वेंसडे को आते भी रहते हैं। और अब यहाँ पे वेंसडे मोर्टिशिया से बहुत सीरियस होकर बात करती है कि आखिर उस रात को क्या हुआ है, मैं फादर को बचा सकती हूँ अगर आप मुझे सच्चाई बता दे तो। तब मोर्टिशिया कहती है कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता है, मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सकती हूँ। लेकिन फिर भी मोर्टिशिया बताना शुरू करती है कि आखिर रेवेंस नाइट पे क्या हुआ था। रात होने पे गोमेज और मोर्टिशिया एक साथ में थे और गेट्स उसी टाइम पे इन दोनों
के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। गेट्स का यहाँ पे गोमेज से झगड़ा होना शुरू हो गया था। गेट्स यहाँ पे गोमेज को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि मानो आज वो उसे जान से ही मार देगा। उस समय मुझे गोमेज की जान बचानी थी, मेरे हाथ में तलवार थी, मैं गेट्स को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एकदम से वो मेरे पास भागता हुआ आया और उसी एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई। मेरा फ्यूचर खराब ना हो उसी कारण तुम्हारे फादर यानी कि गोमेज ने तलवार मेरे हाथ से ले ली और आगे जाके खड़े हो गए। इसी कारण सभी लोगों को लगा कि गोमेज ने गेट्स को मारा है। मैं उस समय क्या कर पाती। गोमेज ने मुझे वहाँ से बस भेज दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बात कभी किसी से मत कहना। इस बात का इल्जाम आज तक भी गोमेज ने अपने सर पे ले रखा है। मोर्टिशिया यहाँ पे ये भी बताती है कि जब गेट्स हम लोगों को मारने के लिए आ रहा था तो उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे। तो वेंसडे इसी बात को पकड़ लेती है कि अगर गेट्स पागलों की जैसे अटैक कर रहा था साथ ही में उसके मुंह से झाग भी निकल रहे हैं तो ये तो जरूर तब हो सकता है जब उसने ज्यादा पी ली हो या फिर कोई ड्रग्स ले लिए हो। लेकिन ये बात पता लगाने के लिए तो सीधा उसकी कब्र तक जाना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मल इंसान कभी भी एकदम से कब्र तक जाने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसा कि एडम्स फैमिली कुछ ज्यादा ही खास थी तो वो सीधा गिरियड गेट्स की कब्र पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वेंसडे को खोदने के बाद स्केलेटन मिल जाता है। हालांकि 30 साल बाद में अब उस स्केलेटन को पूरी तरीके से सड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी स्केलेटन पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ था। यहाँ पे उस समय पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि अपने साथ में मोर्टिशिया और वेंसडे दोनों को ही अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे गोमेज जैसे ही मोर्टिशिया के पास आता है तो इन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। तब यहाँ पे वेंसडे एडम्स फैमिली की एक ब्रेव बेटी होते हुए बताती है कि कैसे उसने उस स्केलेटन से एक फिंगर चुरा ली थी। वो फिंगर गोमेज को दिखाती है और बताती है कि ऐसी नीली उंगली तभी होगी जब कोई जहर फैला होगा, यानी कि गेट्स की मौत जहर लेने से हुई थी ना कि तलवार के लगने से। इसी टाइम पे वेंसडे जैसे उस उंगली को टच करती है तभी वो पुराने विजन्स में चली जाती है और तभी उसे विजन्स आते हैं कि रेवंस की नाइट पे गिरियड गेट्स के फादर ने गेट्स को एक पॉइजन की एक बोतल लाके दी थी और वो चाहते थे कि नेवरमोर का हर एक आउटकास्ट का बच्चा यहीं पे ही मारा जाए, क्योंकि गिरियड गेट्स क्रैकस्टोन के ही वंशज थे। वो क्रैकस्टोन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और क्रैकस्टोन भी यही चाहते थे कि नेवरमोर का एक भी आदमी नहीं बचे। गेट्स इस चीज का बदला लेने के लिए उस पॉइजन वाली बोतल को अपने पॉकेट में रख लेता है और जब गोमेज से उसकी फाइट हो रही थी तो वो बोतल अपने आप ही फूट गई थी, जिसके पॉइजन का असर गेट्स की पूरी बॉडी में होने लगा और वो इसी पॉइजन के कारण ही मरा था। ये बात क्लियर होते ही अब इन तीनों को ही जेल से निकाल दिया जाना था, लेकिन इस बात को खत्म करने के लिए मोर्टिशिया और वेंसडे सीधा मेयर के पास पहुंचते और वो कहते हैं कि आज से 30 साल पहले पुलिस वाले यानी कि शेरिफ आप थे, तो आपने इस केस को दबाने की क्यों कोशिश करी। तब मेयर यहाँ पे कहता है मुझे यहाँ पे हर जगह शांति बनाए रखनी थी। अगर ये पता चल जाता कि नेवरमोर को गेट्स के फैमिली वाले मारना चाहते हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, किसी में वापस से शांति नहीं कायम हो पाती। इस बात को खत्म करने के लिए ही मैंने नकली ऑटोप्सी की रिपोर्ट बनवाई। वेंसडे का कहना था कि जब यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए उसी समय पे क्यों यहाँ पे डॉक्टर की मौत हुई, ये सब कुछ एक ट्रैप है। लेकिन मेयर यहाँ पे खुद की गलती मानता है और वापस से इस केस को कभी नहीं खोलने के बारे में प्रॉमिस करता है। अब बाहर आते आते ऐसे लगने लगा था कि एडम्स फैमिली धीरे धीरे करके एक साथ होती जा रही थी। मोर्टिशिया और वेंसडे के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। बाहर आके वेंसडे मोर्टिशिया से बात करने लगी थी और अपने विजन्स के बारे में भी उसे बता देती है। तब मोर्टिशिया कहती है कि ये तो हमारे खून में है, हम सबको विजन्स आते ही रहते हैं, लेकिन ये विजन्स अगर ज्यादा आने लगे तो हम पागल भी हो सकते हैं। तब वेंसडे कहती है कि मैं आखिर इन विजन्स को कैसे कंट्रोल करूँ, ये विजन्स कभी भी और कहीं भी आ जाते हैं, फ्यूचर और पास्ट दोनों बताते हैं। तब मोर्टिशिया कहती है कि इन विजन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स बार बार में हमारे सपने में आते रहते हैं। तब वेंसडे यहाँ पे गुडी एडम का नाम बताती है और कहती है कि मेरे सपने में बार बार वही आती है। तब मोर्टिशिया कहती है कि गुडी एडम हमारी सबसे पुरानी पूर्वज है और उनके अंदर बदले की भावना थी, वो इस बात को कंट्रोल नहीं कर पाई, इस कारण उनकी मौत भी ऐसे ही हुई। अगर गुडी तुम्हारे सपने में आ रही है तो तुम्हें खुद को इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही में थोड़ा अच्छे से भी रहना पड़ेगा, कहीं ये चीजें तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। गोमेज यहाँ से जाने लगता है। एक बार फिर से शेरिफ चाहता था कि वो गोमेज को अरेस्ट करने के बाद कभी नहीं छोड़े, लेकिन इस बार वेंसडे के कारण गोमेज बाहर निकल गया था और ये फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी। अब यहाँ पे पेरेंट्स के भी जाने का टाइम आ गया था, जहाँ पे हम इनिड की फैमिली वालों को देखते हैं। इनिड की मॉम इनिड को कैंप में नहीं भेज पाई, इनिड नेवरमोर में रहने का ही फैसला करती है। बियंका भी अपनी मॉम को साफ मना कर देती है कि अगर बियंका यहाँ पे अपनी मॉम की मदद करे तो एटलीस्ट उनको इस सेमेस्टर तक रुकना ही पड़ेगा। एडम्स फैमिली भी अब यहाँ पे वेंसडे को गुड बाय करके जाने लगती है। मोर्टिशिया जाने से पहले अपने सेशन की एक बुक वेंसडे को दे के जाती है और कहती है कि इसके अंदर हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो इसे जरूर पढ़ना। एडम फैमिली के जाने के साथ में ही वेंसडे बस यूं ही उस बुक को खोलती है, जहाँ पे पहला पेज ही लैरिसा वीम्स का निकलता है। उस सेशन के अंदर लैरिसा वीम्स ने यानी कि प्रिंसिपल बार बार में बदली थी और इसी चीज को देख के वेंसडे को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आता है और उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि लैरिसा वीम्स है। वो कहती है कि हाइड आप ही हैं, आप
आपने ही रोवन को मारा, आप ही मॉन्स्टर बन के घूम रही है और सबको मार रही है। तब वह कहती है कि मैं भी अभी तक उस मॉन्स्टर को ढूंढ रही हूँ, मैं एक हाइड नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, इंसान से इंसान में बदल सकती हूँ, लेकिन मॉन्स्टर नहीं बन सकती हूँ। रोवन तुम्हें हमेशा से ही मारना चाहता था और ये बात रोवन के फादर को भी पता थी, क्योंकि रोवन की माँ ने कब की किताब लिख दी थी कि वेंसडे से एक न एक दिन उसका सामना होना ही होना है। रोवन की मौत को छुपाना जरूरी था और मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे कत्ल रुक जाए। इन दोनों की बात करते हुए ही यहाँ पे शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों जब विंडो से बाहर आके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लॉन के अंदर किसी ने आग से लिख रखा था कि फायर विल रेन, यानी कि जल्द ही आग की बारिश होगी। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एक एक करके वेंसडे के पास में अभी भी विक्टिम्स बढ़ते ही जा रहे थे, कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता था कि लैरिसा वीम्स मॉन्स्टर नहीं है। और साथ ही साथ वेंसडे ने अपने फादर का क्रिमिनल केस भी सॉल्व कर दिया था। तो आखिर गार्डन के अंदर ऐसी जलती हुई आग से ये किसने लिखा था, ये सब तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।